Hello everyone, this is Riddhi Dubey and in this video we are going to study about water resources engineering. This is lecture 2 and first of all I will revise what we have studied yesterday. तो सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में और हाइड्रोलॉजी के बारे में देखा था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो हमारा सबसे मेन कंपोनेंट है जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ड्राइव करता है वो सन होता है, राइट। और जो हमारे कंपोनेंट थे वो कंपोनेंट है हमारे एवापोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन,
वो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंडेक्स ऑफ वेटनेस का। तो ये इंडेक्स ऑफ वेटनेस हम लोग निकालते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए हम लोग उसका वेरिएशन या फिर डेविएशन जो है वो निकालेंगे, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि रेनफॉल वेरिएशन या डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंडेक्स ऑफ वेटनेस का यूज करते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर ईयर है वो गुड मॉडरेट था, कौन सा गुड था, कौन सा बैड था। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस की स्टैट्स हैं हमारे पास। अगर हमारे पास इंडेक्स ऑफ वेटनेस से अगर हम लोग डिफिशियंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी हमने इंडेक्स ऑफ वेटनेस निकाला, तो जो भी इंडेक्स ऑफ वेटनेस हमारा आएगा उसको क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमें डिफिशियंसी निकल आएगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो डिफिशियंसी की वैल्यू आ रही है, अगर वो 30 से 45% के बीच में आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत ही लार्ज डेफिशिएंसी है उस एरिया की।
मतलब वहाँ पे जो बारिश हुई है वो कंपैरेटिवली काफी कम हुई है, ज्यादा अमाउंट में डिफिशियंसी आया वहाँ पे। अगर यही रेंज की जो वैल्यू है वो 45 से 60% के बीच में आता है, मतलब सीरियस डिफिशियंसी था। और अगर यही वैल्यू मोर देन 60% आता है, कि मतलब अगर मान लीजिए आपने वेटनेस निकाला और वेटनेस की वैल्यू आ गई 35% और 40%, तो जब हम उसका डिफिशियंसी निकालेंगे तो 100% में से उस वैल्यू को माइनस करेंगे, और जब हम उस वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो मोर देन 60% आएगा। इसका मतलब है कि वहां पर बिल्कुल डिजास्टरस डिफिशियंसी थी, बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन रही होगी, जहां पे रेनफॉल जो है वो काफी कम हुई है, तो वो हमारा डिफिशियंसी बताता है। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस से हम लोग जो मेनली फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि उस एरिया को कैसे हम ये ऐसे देख सकते हैं कि वहां पे कितना डिफिशियंट रेनफॉल हुआ है, राइट। तो ये इंडेक्स ऑफ वेटनेस से हमने इस चीज को फाइंड आउट किया हुआ है। अब अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस जो है अगर वो हमारा 100% आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस हमारा 100% है, इसका मतलब है कि वहां पर जो रेनफॉल हुई है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन की रेनफॉल हुई। ठीक है, इसको नोट में लिखना है कि इफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज if index of wetness is 100%, it means rainfall is normal condition, rainfall is in normal. अगर यही इंडेक्स ऑफ वेटनेस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 100% रही हो तो इट इज गुड एयर, एंड इफ दिस इज लेस देन 100% देन दिस इज बैड एयर। यानी कि हमने इंडेक्स ऑफ वेटनेस से एक तो डिफिशियंसी निकाली, दूसरा हम इंडेक्स ऑफ वेटनेस से देख सकते हैं कि अगर 100% के अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है या 100% आ रही है, तो वो जो होगा रेनफॉल उस ईयर में पर्टिकुलरली नॉर्मल होगा। अगर ये ग्रेटर देन 100% आ रही है, इसका मतलब है कि वो गुड ईयर है, और इफ इट इज लेस देन 100% इट मीन्स दैट विल बी बैड ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ड्रॉट के बारे में। इसके पहले जो हम लोगों ने इंडेक्स ऑफ वेटनेस पढ़ी थी और वहां से हम लोगों ने डिफिशियंसी को कैलकुलेट किया था, लेकिन जो ड्रॉट है हमारा, यानी कि जब कोई जगह है वहां पे सूखा पड़ा है, कैसे पता करेंगे कि वो जो रीजन है वो ड्रॉट रीजन में आ रहा है। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस और जो हमने डिफिशियंसी निकाली है वो बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। हम ऐसे नहीं मान सकते हैं कि अगर वहां पर हमारा इंडेक्स ऑफ वेटनेस जो है वो अगर कम है या फिर वहां पर डिफिशियंसी ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रॉट एरिया में आ गया। वो बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ वो इनडायरेक्टली कोरिलेटेड है। कैसे, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे ड्रॉट। तो सबसे पहले तो ड्रॉट होता क्या है, तो हमें पता है कि ड्रॉट या सूखा पड़ने का मतलब होता है कि जहां पर लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और ये कैसे होता है, ये एक तरीके की क्लाइमेटिक सिचुएशन होती है। उस क्लाइमेटिक सिचुएशन के हिसाब से हम ये देखते हैं कि अब जैसे हर एरिया है, तो जो भी रीजन है हमारा, उस रीजन, कई रीजन है जो हमें पता है कि वहां पर ड्रॉट कंडीशन ज्यादा आती है, कई रीजन ऐसे होंगे जो हमें पता है कि वो मॉडरेट रीजन है, कई ऐसे रीजन होंगे हमें पता है वो एरिड रीजन है, कई ऐसे पता है जहां पर सीवियर रेनफॉल होता है। तो एक तो वो एरिया पे डिपेंड तो करता ही है, साथ ही वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर और वाटर के बारे में देखेंगे कि अगर वहां पर लेस अवेलेबिलिटी है वाटर की, तो वो एरिया जो है वो ड्रॉट के रीजन में आ सकता है, राइट। तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर ड्रॉट को डिफाइन करना होगा तो ड्रॉट को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि जहां पर लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर होगा या लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा, वो रीजन जो है वो हमारा ड्रॉट रीजन में आएगा। ठीक है,
तो ड्रॉट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि जो ड्रॉट की सिचुएशन बनती है वो उनके स्टैट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, मेट्रोलॉजिकल में ड्रॉट को कैसे डिफाइन किया गया है कि जहाँ पर डिफिशिएंट अमाउंट में प्रेसिपिटेशन होता है। तो प्रेसिपिटेशन हमें पता है कि रेनफॉल या फिर जो हमारा स्नो या हेल ग्लेज इन सबों के कारण जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल है उस बिहाफ पे हम लोग ये चीज डिक्लेयर करते हैं कि ड्रॉट है कि नहीं है। ठीक है, तो डिफिशियंसी इन प्रेसिपिटेशन जहां पे भी होगा, यानी कि जहां पर भी हमारी कम बारिश होगी, जहां पर भी डिफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा, वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट के अंदर आएगा। ठीक है, अगर यही डिक्रीज इन, अब क्योंकि वहां पर बारिश कम हो रही है तो जाहिर सी बात है कि लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर होगा। तो अगर ये प्रेसिपिटेशन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 25%, यानी डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन में जो कमी आ रही है वो अगर 25% से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो ड्रॉट होगा, ड्रॉट एरिया होगा। ठीक है, अगर यही हमारा डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन 25 से 50% के बीच में आ रहा है तो वो हमारा मॉडरेट होगा, और अगर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50% आ रही है, इसका मतलब है कि ये सीवियर होगा। अब हम कैसे इस चीज को डिफाइन करेंगे, तो स्टैट्स के बिहाफ पे है, बट अगर हम इस चीज को डिफाइन कर रहा हूँ कि कोई भी एरिया है और वो एरिया जो है हम कैसे मानेंगे कि वो ड्रॉट एरिया के अंडर में आ रही है, तो उस ड्रॉट एरिया को के अंडर में अगर आने के लिए हम देखेंगे तो जो हमारा टोटल एरिया होगा उस टोटल एरिया का 20% अगर इनमें से किसी भी स्टैट्स के अंदर आएगा तो वो जो एरिया होगा वो ड्रॉट एरिया में आएगा, यानी कि 20% ऑफ दैट एरिया। सपोज अगर कोई स्टेट भी है, उस स्टेट का टोटल एरिया में से 20% अगर इनमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो ड्रॉट एरिया के अंडर में आएगा। ठीक है, तो हमें इन तीन चीजों में ध्यान रखना है कि जो डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ग्रेटर देन 25%, तो इट विल बी कम्स अंडर द ड्रॉट कंडीशन। if it will be in between 25 to 50 then it will be moderate, and if it is greater than 50% then it will be severe condition। ठीक है, तो ये तो हमारा था इंडेक्स ऑफ वेटनेस और ड्रॉट के बारे में। दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली कोरिलेटेड है। इंडेक्स ऑफ वेटनेस से हम इस चीज को तो नहीं पता कर सकते कि वो एरिया ड्रॉट में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इंडेक्स ऑफ वेटनेस से हमें क्या पता करना है, उससे हमें क्या पता चल रहा है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस से हमें ये पता चलता है कि जो एरिया है वो उसमें रेनफॉल का वेरिएशन या डेविएशन कितना आ रहा है। वेरिएशन कम और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट जैसा कि हमने पढ़ा था कि ड्रॉट का मतलब क्या हुआ, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर या लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लेकिन वो किसके लिए था, वो तो सिर्फ ड्रॉट के लिए है। अगर हम इसी चीज को पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल ड्रॉट है, तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब ये हुआ कि लेस, क्योंकि ड्रॉट में बताया लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लेकिन एग्रीकल्चर के हिसाब से यानी कि फॉर अ प्लांट ग्रोथ, किसी भी एक प्लांट या क्रॉप के ग्रोथ के लिए जितना कम पानी अवेलेबल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, यानी कि लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये तो ड्रॉट है ही, लेकिन वो किसके लिए, फॉर अ प्लांट ग्रोथ। अगर किसी भी प्लांट को इनसफिशिएंट अमाउंट में पानी मिल रहा है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो रही है, तो वो उसको बोला जाएगा एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, अब अगर हमें इस एग्रीकल्चरल ड्रॉट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिडिटी इंडेक्स। ठीक है, एरिडिटी इंडेक्स, इस एग्रीकल्चरल ड्रॉट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं एरिडिटी इंडेक्स का। ठीक, एरिडिटी इंडेक्स को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है हमारा PET माइनस AET डिवाइडेड बाई PET इंटू 100। इस एरिडिटी इंडेक्स का एक और नाम भी है, वो है हमारा इंडेक्स ऑफ ड्राइनेस। इंडेक्स ऑफ ड्राइनेस, PET और AET ये क्या है, तो PET है हमारा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन,
और AET का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। राइट। जो एग्रीकल्चरल ड्रॉट है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एरिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स का दूसरा नाम है इंडेक्स ऑफ ड्राइनेस। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है PET माइनस AET डिवाइडेड बाई PET इंटू 100। ये परसेंट के फॉर्म में वैल्यू हमारी आएगी एरिडिटी इंडेक्स की। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि PET और AET ये है क्या। तो PET को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन और AET को बोलते हैं एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक, तो चलो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। अब पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, तो जब अगर ऐसा कंडीशन होगा हमारे पास जितना उस प्लांट का पोटेंशियल होगा वाटर को कंज्यूम करने का, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब कि अगर मॉइस्चर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है तो वो प्लांट कितना पानी कंज्यूम कर लेता। अगर हमारे पास एक्चुअल हमारे पास अगर वाटर जो है मॉइस्चर जो है वो अवेलेबल होता, तो अगर वो मॉइस्चर अवेलेबल होता तो प्लांट जितना भी पानी कंज्यूम कर लेता वो होता हमारा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, और एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब ये हुआ कि जितना एक्चुअली में उसको वाटर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जब हम PET में से AET माइनस करेंगे और उसको PET से हमें डिवाइड कर देंगे तो ये हमें यहाँ पर एरिडिटी इंडेक्स यानी कि जितना भी उसका ड्राइनेस है वो ड्राइनेस की वैल्यू हमें मिल जाएगी और वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उस पर्टिकुलर क्रॉप या उस पर्टिकुलर प्लांट को मिला हुआ है। ठीक, तो वहां से हम लोग इस वैल्यू को एग्रीकल्चरल ड्रॉट को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये जो एरिडिटी इंडेक्स है, इस एरिडिटी इंडेक्स का हमें ये देखना है कि जो रेंज है हमारे पास, इसके भी कुछ स्टैट्स हैं, उस स्टैट्स के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि जो एरिडिटी इंडेक्स है वो माइल्ड है कि माइल्ड है या फिर वो मॉडरेट है या फिर वो सीवियर है। ठीक है, तो अगर एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमारी एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर आ रही है, if aridity index is in between 0 to 25%, then it will be mild। ठीक है, वो माइल्ड एरिड होगा यानी कि माइल्ड एरिडिटी इंडेक्स होगी। अगर यही एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू 25 से 50% के बीच में आएगी तो ये होगा हमारा मॉडरेट एरिड होगा। और अगर इसी एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 50% आएगी तो ये होगा हमारा सीवियर। राइट, इसका मतलब ये है कि एरिडिटी इंडेक्स जब हम निकालेंगे तो एरिडिटी इंडेक्स से हमें एक्चुअली में पता क्या चलता है कि कितना ड्राइनेस है उस प्लांट का, कितना इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिला है, और उससे जब वो परसेंट के फॉर्म में हमारे पास वैल्यू जब हम फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे PET माइनस AET अपॉन PET इंटू 100, तो वहां से हमें जो भी परसेंट के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू से हम बता सकते हैं कि वो जो रीजन है या वो जो एरिया है एग्रीकल्चरल ड्रॉट का वो माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। ठीक है, ओके। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैचमेंट एरिया। राइट, आगे जब भी हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे या फिर इरिगेशन में पढ़ेंगे बार बार इस टर्म का यूज आएगा कि कैचमेंट एरिया से हम जो पानी इकट्ठा हो रहा है या कैचमेंट एरिया से जो पानी निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि कैचमेंट एरिया होता क्या है।
ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करें। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा जो रीजन होता है वो रीजन सपोज किसी दो माउंटेनियस रीजन के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सपोज अगर ये हमने एक एरिया लिया हुआ है और अगर वहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल का जो बेसिक नेचर होता है, तो वो रेनफॉल जो है जब भी किसी रीजन पे, अब हर पर्टिकुलर रीजन पे तो वो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया है, जैसे ये हमारे एक माउंटेनियस रीजन है और एक माउंटेनियस रीजन ये है, ठीक है। हमने इसके बीच के एरिया को कंसीडर किया हुआ है। तो सपोज अगर रेनफॉल हो रहा है तो वो रेनफॉल जब भी यहाँ से पड़ेगा, तो जो भी इसका ये जो सेंटर पोर्शन है, हमने इसको एक लाइन से डिमार्केट कर दिया हुआ है। तो ये जो सेंटर पोर्शन से वाटरफॉल होगा, तो वाटरफॉल कैसे आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट तक जो भी रेन ड्रॉप आएगा, वो सारे के सारे रेन ड्रॉप का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये जो पीक पॉइंट है, उस पीक पॉइंट से वो इस साइड में ही आएगा और इस कैचमेंट यहाँ पर इस स्ट्रीम और रिवर में वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज यहाँ पर कोई एक दूसरा मान ले इसके इधर, ठीक है, तो यहाँ तक जो भी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा, जो भी रेन ड्रॉप्स होंगे, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, वो इस रीजन में जाएंगे, ठीक। अब इसी के ऑपोजिट अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई रेनफॉल हो रहा है और वो रेनफॉल जो है वो इस लाइन के इधर हो रहा है, तो अब ये इधर से इधर तो नहीं जा सकता, वो इधर से कहाँ जाएगा, वो इस रीजन में जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, तो वो इस लाइन के इधर अगर रेनफॉल होगा, तो वो सारे के सारे जो है वो इस रीजन में जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इन दो इस एरिया के लिए पर्टिकुलर जो हमारा कैचमेंट एरिया आएगा वो ये आएगा, यानी कि जितने भी वाटर को ये अपने अंदर जो है वो जितना भी एरिया जो है वो ड्रेन हो रहा है और वो जाके कहाँ मिल रहा है, इस पर्टिकुलर रिवर और स्ट्रीम पे, तो वही उसका कैचमेंट एरिया होगा। तो इसका अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देंगे तो क्या होगा, वो डेफिनेशन होगा द एरिया ड्रेनिंग इनटू अ रिवर और स्ट्रीम, ठीक है। तो हमने इसको एक डिवाइड के माध्यम से पढ़ लिया है कि, और ये जो लाइन जो डिमार्केट करती है, इस लाइन का नाम है, या तो इसको हम लोग रिज बोल सकते हैं, या फिर वाटर शेड, या फिर वाटर डिवाइड। ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी है, तीनों एक ही नाम है। कहीं पर इसको रिज के नाम से जानते हैं, कहीं पर वाटर शेड या कहीं पर वाटर डिवाइड बोलते हैं। कहता क्या है, ये एक पर्टिकुलर एरिया को डिमार्केट करता है और वहां से जो वाटरफॉल है वो किसी एक एरिया में आके रुकता है, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। यानी कि अगर हम इस माउंटेनियस रीजन में देखें, तो इस लाइन से लेके इस लाइन तक के बीच का जितना भी वाटरफॉल होगा वो इस रीजन में आएगा और इस रीजन को हम लोग बोलेंगे कैचमेंट एरिया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो वो इधर के लिए एक अलग कैचमेंट एरिया होगा, और अगर इस लाइन से इधर अगर रेनफॉल होगा तो वो एक दूसरा कैचमेंट एरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं कि रिज क्या होता है, या वाटर डिवाइड या वाटर लाइन क्या होती है। तो ये एक ऐसी लाइन है जो डिमार्केट करती है, ठीक है, एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट एरिया से डिमार्केट करती है। उस लाइन को हम लोग बोलेंगे रिज लाइन या वाटर शेड लाइन या वाटर डिवाइड लाइन। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन क्या होता है, तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास पे है। जो वाटर बजट इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा सपोज कोई वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में कितना पानी आया और जितना भी अमाउंट ऑफ इनफ्लो हुआ है, उसमें से अगर हम आउटफ्लो जितना पानी निकल रहा है उसको अगर माइनस कर दे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वहां पर कितना का स्टोरेज हुआ है, ठीक है।
तो वो जो इनफ्लो होगा, जैसे सपोज अगर कोई वाटर बॉडी है तो उस वाटर बॉडी का तो एक पर्टिकुलर एलिवेशन तो उसका खुद का होगा ही होगा, जो उसकी बेसिक कैपेसिटी होगी, तो उतना एलिवेशन तो वो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। लेकिन क्या होता है कि जितना भी अमाउंट, सपोज अगर कोई रेनी सीजन है और रेनी सीजन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि रेनफॉल के थ्रू पानी जो है वो आ रहा है, तो वो इनफ्लो में काउंट होगा। ठीक, अगर उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एवापोरेट हो गया, एवापोरेट फिर वो कैसे काउंट करेंगे, उसको हम लोग आउटफ्लो में काउंट करेंगे। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर आया और उसमें से जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर आउटफ्लो हो गया, तो जितना भी बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन स्टोरेज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ दैट सीजन, सपोज अगर हम किसी एक रेनी सीजन की बात करें कि कोई एक वाटर बॉडी है, उसका एक पर्टिकुलर एलिवेशन सपोज मान लीजिए 100 और 105 मीटर है, तो उस 105 मीटर में जितना भी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ है तो वो हम उसको इनफ्लो में ले लेंगे, प्लस सॉरी उसके बाद से क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आउटफ्लो हुआ है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो जितना भी एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द सीजन जो भी हम निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल एलिवेशन उस वाटर बॉडी का कितना रहा। तो जितना भी हमारा एलिवेशन होगा, जो ऑलरेडी उसका बेसिक एलिवेशन होगा, उसमें से अगर हम लोग जो वैल्यू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो से आएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना उसका स्टोरेज रहा है, जिसकी वजह से उसका जो फाइनल एलिवेशन है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। क्यों, अगर जैसे मान लीजिए कि इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब अगर मान लीजिए प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में जो आउटफ्लो यानी कि इवेपोरेशन जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो रही है, यानी इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो हमारा जो वाटर एलिवेशन होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि वाटर लेवल जो है वो जो बेसिकली था उससे राइज करेगा, तो स्टोरेज ज्यादा होगा। अगर इसी के ऑपोजिट क्या होता है, इनफ्लो कम, यानी प्रेसिपिटेशन सपोज बारिश कम हुई और उसके रिस्पेक्ट में जो आउटफ्लो है वो ज्यादा हो गया, यानी इवेपोरेट तो पानी ज्यादा हो गया, उसके रिस्पेक्ट में इनफ्लो कम हुआ है, तो जो हमारा स्टोरेज है वो कम होगा, तो यानी कि जो हमारा एलिवेशन आएगा एंड में वो कम आएगा, यानी जितना था अगर उससे भी कम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन स्टोरेज है वो घट गया। ठीक है, तो वो जो एलिवेशन आएगा वो कम आएगा, तो ये जो चेंज इन स्टोरेज है वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम लोग वाटर बजट इक्वेशन पे ही एक न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल है, a lake has water surface elevation, a lake has water surface elevation of 103.2 meter above datum, above datum. In a month, in a month the lake receives an average inflow of 6 cubic and in the same period the outflow from the lake is 6.5 cubic. In that month lake receives rainfall of 145 mm and
क्वेश्चन है कि एक लेक है, उस लेक का वाटर सरफेस एलिवेशन जो है वो 103.2 मीटर है, यानी उस लेक में जितना पानी था वो पानी का टोटल एलिवेशन दे रखा है कि 103.2 है डेटम से ऊपर। अब क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर मंथ में, कोई भी एक मंथ जिसमें जो बारिश हुई है, सॉरी, जो लेक में एवरेज इनफ्लो रहा है वो एवरेज इनफ्लो रहा है 6 क्यूमेक का, ठीक है। उसका इनफ्लो आपकी वैल्यू दे रखी है कि इनफ्लो जो है वो 6 क्यूमेक का है, और उसी मंथ में जो आउटफ्लो रहा है लेक का वो 6.5 क्यूमेक रहा है, ठीक है। यानी कि इनफ्लो की वैल्यू हमें 6 दे रखी है और जो आउटफ्लो है वो हमें 6.5 क्यूमेक दे रखा है। फिर बोल रहा है कि इन दैट मंथ, उसी मंथ में जो लेक में पानी रिसीव हुआ है रेनफॉल के थ्रू, वो रेनफॉल के थ्रू पानी रिसीव हुआ है 145 mm, ठीक है, और इवेपोरेशन उसी टाइम पीरियड में हुआ है 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हमें बताइए कि वाटर सरफेस एलिवेशन उस मंथ के एंड में कितना होगा, अगर हमें जो सरफेस एरिया दे रखा है 5000 हेक्टेयर, ठीक है। तो हमें बताना है कि मंथ के एंड में जो वाटर सरफेस एलिवेशन आएगा वो कितना आएगा। सबसे पहले तो इनिशियली हमको दे रखा है कि 103.2 मीटर जो है वो तो उसका एलिवेशन ऑलरेडी है ही। अब जो हमारे ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से उसमें चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, और एंड में हमें बताना है कि कितना टोटल एलिवेशन आया है। तो सबसे पहले तो हम लोग करते क्या है कि जो हमने अभी वाटर बजट इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन पढ़ा क्या था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू स्टोरेज, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू स्टोरेज, चेंज इन स्टोरेज, राइट। सबसे पहले तो हम लोग इनफ्लो के बारे में देखेंगे। इनफ्लो सबसे पहले हमें एक वैल्यू यहाँ दिख रही है 6 क्यूमेक की, तो जो हमारा 6 क्यूमेक है, 6 क्यूमेक का मतलब, पहली बात तो क्यूमेक का मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मंथ की, यानी कि एक महीने में जो इनफ्लो रहा है वो 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड का रहा है। अब ये तो वैल्यू किस में दे रखी है, सेकंड में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है उसको हम लोग डेप्थ के टर्म्स में देखते हैं। तो ये जो 6 है इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो एक मंथ में, क्योंकि मंथ में दे रखा है, तो मंथ में 30 डेज 24 आवर 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, ठीक है। एक ये इनफ्लो हमारे पास हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि दूसरा जो इनफ्लो दे रखा है, इनफ्लो ये दे रखा है कि रेनफॉल हुआ है, यानी रेनफॉल हुआ है, यानी कि पानी जो है उस लेक में आया है, तो उस लेक में जितना पानी आया वो कितना आया, 145 mm, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनमें जो वैल्यूज है, वैल्यूज में वेरिएशन है, ये जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो mm में दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक में हम वैल्यू, सारी वैल्यूज को लेंगे। तो हमें जो एलिवेशन दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को मीटर में ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है इनफ्लो आया है वो 6 क्यूमेक का, तो ये एक मंथ का है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मंथ को सबसे पहले सेकंड में चेंज कर दिए, सॉरी, मंथ को हम लोगों ने पूरा मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से सारी वैल्यूज को रखा है। तो 6 इंटू 1 मंथ में 30 डेज 24 आवर 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, ठीक। अब ये जो एलिवेशन है वो सब कितने एरिया में है, तो ये जो एरिया हमें सरफेस दे रखा है, सरफेस एरिया वो 5000 हेक्टेयर का दे रखा है। तो 5000, और हमें पता है कि एक हेक्टेयर में होता है 10 टू द पावर 4 मीटर, तो ये 5000 को हम लोगों ने इसमें चेंज कर दिया, तो 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो 145 है ये mm में दे रखा है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर की वैल्यूज में, क्योंकि टोटल एलिवेशन हमें दे रखा है मीटर में, तो ये सारी जो वैल्यूज हो गई मीटर में चेंज करने के लिए 145 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हमें जो वैल्यू मिली है वो इनफ्लो की मिली है, ठीक है। ये जब इनफ्लो की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.456 0.456 मीटर में, ठीक है। दो ही इनफ्लो हुआ है, एक इनफ्लो हमारा जो एवरेज इनफ्लो है ऑलरेडी 6 क्यूमेक का, और दूसरा इनफ्लो कैसे पानी आया है उस लेक में रेनफॉल के थ्रू, तो वो हो गया हमारा 145 mm, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक इनफ्लो निकाल लिया। अब दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है आउटफ्लो की। आउटफ्लो जब हम निकालेंगे,
आउटफ्लो कैसे निकालना है? हमें एक तो क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी कि द आउटफ्लो फ्रॉम द लेक इज 6.5 क्यूबिक। बिल्कुल सिमिलरली हमको ऐसे ही करना है कि 6.5 क्यूबिक है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, वैल्यू मंथ में है, इसको हमें निकालना है। तो 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 ये हमने चेंज कर लिया। जितने एरिया में हो रहा है तो 5000 इंटू 10⁴, ठीक है। और जो हमें दूसरी आउटफ्लो की वैल्यू दे रखी है वो आउटफ्लो की वैल्यू दे रखी है 6.1 सेंटीमीटर। तो 6.1, अब दूसरा देखना है क्या है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको हम लोग फिर से मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻², ठीक है। ये वैल्यू मीटर में चेंज हो गई। अब हम ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आउटफ्लो की, तो वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.397 मीटर, ठीक है। और जो हम लोगों ने इनफ्लो निकाला था, इनफ्लो हमारा आया था 0.456 मीटर में। अब यानी कि हमें निकालना है चेंज इन स्टोरेज। इनफ्लो की वैल्यू आ गई इंडिविजुअल, आउटफ्लो की वैल्यू आ गई, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके हम लोग स्टोरेज की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो ये हमारा 0.456 माइनस 0.397, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये आ रही है चेंज इन स्टोरेज 0.05807 मीटर, ठीक है। ये जो वैल्यू हमारी स्टोरेज की आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो हमारा एलिवेशन आएगा, तो हमें पता है कि जो लेक है उसमें ऑलरेडी जो एलिवेशन की वैल्यू है, ऑलरेडी जो उसमें वाटर है उसका एलिवेशन दे रखा है 103.2। अब हमें मंथ के एंड में निकालना है कि मंथ के एंड में कितना स्टोरेज आ रहा है। तो ये जो स्टोरेज की वैल्यू आई है वो हमारी पॉजिटिव आई है, तो हम क्या करेंगे, इसी में इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है 0.05807, तो इसमें इसको ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल एलिवेशन आ रहा है लेक का एट द एंड ऑफ द मंथ, वो एलिवेशन आ रहा है 103.25807, राइट। यानी कि मंथ के एंड में जो स्टोरेज हुआ है वो पॉजिटिव स्टोरेज रहा है, वो स्टोरेज की वैल्यू हमारी रही है 0.05807। और जब उस एलिवेशन, इनिशियली एक एलिवेशन हमें दे रखा है और जब स्टोरेज की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, तो मंथ के एंड में जो लेक में पानी है उसका एलिवेशन आ रहा है 103.25807। तो जो हमारा एलिवेशन है वो अगर स्टोरेज की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अगर इनफ्लो ज्यादा होगा तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो एलिवेशन जो है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारा जो इनफ्लो और आउटफ्लो का रेट क्या है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट other factors. Thank you so much.